बच्चों आज हम 12th क्लास का मैग्नेटिज्म वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है वो टेक्निकल पार्ट है, टफ पार्ट होता है और इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो हमको 4 चैप्टर मिलते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आज हम करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेकंड चैप्टर होता है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में हम लोग कंसेप्ट ऑफ बार मैग्नेट पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर होता है हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द लास्ट चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो ओवरऑल इसमें 4 चैप्टर होते हैं। हाँ, हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स को लिंक करता है। तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम इसमें 5 चैप्टर आपके पास में है। ठीक है, कौन कौन से? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लासिकल मैग्नेटिज्म दैट इज कंसेप्ट ऑफ बार मैग्नेट, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्थ इज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अपने फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मींस करंट अगर किसी भी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली वो एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। वो इफेक्ट कौन सा होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली होता है उसकी हमें स्टडी करनी है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आता है, इसके आने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो सब चीज देखनी हम लोगों को है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम बेसिकली 2 जनरल हेडिंग करेंगे। जनरल, मैंने बोला जनरल हेडिंग करेंगे कि हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के लिए कॉमन है। उसके बाद उन 2 जनरल हेडिंग के बाद में ही हम बेसिकली इस चैप्टर में एंट्री कर पाएंगे। फर्स्ट हेडिंग बेटर क्या लिखते हैं हम लोग हैं? मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हम लोग पहले कर चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के मेथड्स, एक बार उसको हम रिव्यू करते हैं। बिकॉज अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी में जितना कर रखा था उसमें अभी हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। आज हमको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के कितने वेज हैं, कितने मेथड्स हैं। जब बोल ही रहा हूं मेथड्स तो ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट 2 होंगे। एक्चुअल में केवल 2 ही मेथड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करने के। पहला वे क्या होता है? देखिए हम लोग अभी तक कहते थे कि चार्ज वेदर इट इज एट रेस्ट और इन मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी तक पढ़ा था हम लोगों ने कि चार्ज अगर है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मूव कर रहा हो, अगर चार्ज है तो 100% वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो बात है ये एक लिमिट तक राइट है बच्चों। एक लिमिट के बाद ये बात थोड़ा सा गड़बड़ भी कर जाती है। कैसे करती है जरा मैं समझता हूं। आप सिंपल वायर लीजिए, वायर के ऊपर देखिए एक इंसुलेटेड कोटिंग होती है, से रबर की या प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अब उस कोटिंग को हटा करके नेकेड वायर यूज करिए, ठीक है। और नेकेड वायर के बाद में आपने इसको प्लग इन किया, स्विच को ऑन किया। स्विच को ऑन करने के बाद में वायर का जो दूसरा एंड है मैंने एक बल्ब से जोड़ दिया। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो बल्ब लाइटनिंग करने लगा, मींस इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, मींस चार्ज है और चार्ज मूव कर रहा है। बिकॉज करंट का मतलब ही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मूव कर रहा है। अब देखिए हम जैसे उस नेकेड वायर को टच करेंगे हमको इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। बोलो यार, इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब क्या हो गया कि आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं बोलता हूं तो यार उसको इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ। शॉक फील हुआ वो एक अलग बात है। वो बेसिकली शॉक किसने दिया? वो शॉक दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने दिया। इसका मतलब जैसे हमने वायर की सरफेस को टच किया तो इंस्टेंटेनियसली उसी मोमेंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक्सपीरियंस की। लेकिन अगर हम नेकेड वायर है लेकिन उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, दूर से अगर देख रहे हैं तो हमको शॉक फील नहीं होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आल्दो चार्ज तो मूव कर रहा है, बिकॉज वायर में करंट तो फ्लो कर रही है, लेकिन मूविंग चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस मेरे पास में नहीं कर पा रहा है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब फंडा ये हुआ, अगर हम ये कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज वेदर चार्ज इज एट रेस्ट और इन मोशन, इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखिए वायर के अंदर तक और एट द मोस्ट उसकी सरफेस तक फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए कैपेबल है। बोलो भाई, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन वायर की सरफेस को छोड़ करके बाहर के इंसुलेटिंग मीडियम एयर में आने के लिए फ्री नहीं है, वो बाउंडेड है। अगर इलेक्ट्रॉन को वायर की सरफेस को लीव करके
बाहर के इंसुलेटिंग मीडियम एयर में आना है तो हमें बाहर से इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए नॉर्मली वायर में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी वायर की सरफेस को छोड़ करके एयर में नहीं आते हैं, हमको इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन कहां तक फ्री था, वो वायर के अंदर फ्री मूव कर सकता है और एट द मोस्ट उसकी सरफेस तक मूव कर सकता है, लेकिन सरफेस के बाहर वो फ्री नहीं है, बाउंडेड है। और जहां वो बाउंडेड है, वायर को इस बार हम बाहर से देख रहे हैं, हम लोग एयर में है तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं हो रहा, मतलब वो चार्ज मूव कर रहा है, रेस्ट पे है, जो भी है, चार्ज होने के बावजूद भी वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करा पा रहा है। तो हमको पहले स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, वो सही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्री चार्ज। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्री चार्ज। देखिए, चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, जिसकी बात कर वायर, चार्ज वायर के अंदर और सरफेस तक मूव करने के लिए फ्री था, इसलिए जैसे मैंने सरफेस को टच किया हमको इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ। क्लियर हुआ ये? तो यहां ये चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू वेज। पहला नंबर लिखा हुआ है स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग। इसके बाद देखिए फ्री चार्ज, जहां लिखा था फ्री चार्ज उसको डबल लाइन किया, वो चार्ज उस रीजन में फ्री है या नहीं है। अगर वो चार्ज, मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है और ये चार्ज यहां तक आ सकता है फ्रीली, तो ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां पर भी फील होगी। अब अगर ये चार्ज मूव कर रहा है लेकिन ये वाला स्पेस, ये वाला पॉइंट उसके लिए फ्री नहीं है, वो वहां पर कभी नहीं आ सकता है, तो इस वाले पॉइंट पे हमको कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगी। क्लियर हुआ ये? यस। तो ये फ्री चार्ज बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने बताया। अब बच्चों देखो, चार्ज जैसे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर है वो बेसिकली बाउंड चार्ज सिस्टम है, केवल सरफेस तक फ्री है, उसके बाद में बाउंडेड है। हमने बोला चार्ज बीम, मैंने क्या बोला? चार्ज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। मैंने कहा बीम का मतलब होता है कि वो कहीं पर भी इनफाइनाइट स्पेस में कहीं पर भी वो चार्ज मूव करने के लिए फ्री है। तो अगर कभी बीम कहा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज उस इनफाइनाइट स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है। तो मैं अगर बोलूं यहां पर वायर की जगह मैं बोल दूं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बीम ट्रेवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड, फ्रॉम राइट एंड टू लेफ्ट एंड, जो भी मैं बोलूं, मैं बोल रहा हूं सिंपल एक इलेक्ट्रॉन की बीम ट्रेवल कर रही है। अब बताइए कि मैं उसको टच तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा? आप बोलेंगे यस, बिकॉज बीम के लिए सारा स्पेस कैसा है? वो फ्री है, वो कहीं पर भी मूव कर सकती है, और जो स्पेस उस चार्ज के लिए फ्री होता है उस जगह पर वो 101% अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा इस बार कि चार्ज बीम कहा गया है या वायर वर्ड यूज किया गया है। वायर एक बाउंड सिस्टम है, उसके इलेक्ट्रॉन केवल वायर की सरफेस तक तो फ्री है, उसके बाहर फ्री नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वायर के बाहर। लेकिन अगर चार्ज बीम बोली गई है तो बीम के अंदर, बीम की सरफेस पे, बीम के बाहर, हर जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई फ्री चार्ज, फ्री स्टेशनरी चार्ज, फ्री मूविंग चार्ज मैटर नहीं करता। फ्री चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कंजर्वेटिव होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे लॉज को ओबे करती है। इसका मतलब जितने भी हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉज पढ़ रखे हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ, जो भी कर रखा हुआ है, वो सारा का सारा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही वैलिड होगा जो फ्री चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। फ्री चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो भी फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बेसिकली फ्री चार्ज से आई थी। क्लियर है ये? मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला हुआ है? और बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दे आर ओपन कर्व। वो ओपन कर्व होते हैं, क्यों? बिकॉज एक प्लस अगर चार्ज होगा तो प्लस चार्ज से केवल लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाएंगी, अंदर नहीं आ सकती हैं। माइनस चार्ज अगर होगा तो उस पर अंदर आएंगी, लाइंस ऑफ फोर्स बाहर नहीं आ सकती हैं। एक ही चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी बाहर और अंदर नहीं आ सकती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज ओपन कर्व। ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है? ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है जो फ्री चार्ज से बन रही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? देखो बच्चे, मैंने आपको यहां तक तो एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय
नंबर 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग फ्री चार्ज। फिर देखिए नोट में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। चार्ज बीम अगर बोला जाएगा तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री चार्जेस, वाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर आर बाउंडेड चार्ज या बाउंड चार्ज सिस्टम। ठीक है, सेकेंड वही तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर, वायर क्या है, एक बाउंड चार्ज सिस्टम है, वायर क्या है, एक बाउंड चार्ज सिस्टम है, देन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर एंड एट द सरफेस ऑफ द वायर। सरफेस और अंदर तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, बट नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट आउटसाइड द वायर। वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज वो फ्री इलेक्ट्रॉन वायर के बाहर बाउंडेड है, वो नहीं आ सकता है, इसलिए अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा। ये हमने बेसिकली इस एग्जांपल से क्लियर किया। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट आउटसाइड द वायर, सो करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द वायर। अब पूछे ऐसा क्यों होता है, तो बोलेंगे कि आउटसाइड रीजन regarding current carrying wire is bounded region and we know electric lines of force can be produced by only free charge। free का मतलब हो गया वो रीजन उस चार्ज के लिए फ्री होना चाहिए। शायद मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्री चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और पहले भी जो पढ़ चुके थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज ओपन कर, दे कैन नेवर बी क्लोज कर। वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज ओपन कर्व, ये हमेशा ओपन कर्व होते हैं। दूसरा बेटे मेथड जो होता है ये हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो हमने अभी पहले नहीं किया था। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का एक वे और भी होता है। किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही हो, किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है पढ़ेंगे, चेंज कर रही है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करने के 2 वे हो गए, स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग फ्री चार्ज। दूसरा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्री चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होती हैं। फ्री चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे लॉस को ओबे करती है, वो लाइंस ऑफ फोर्स ओपन कर्व होते हैं। यहां उल्टा हो जाता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो नॉन कंजर्वेटिव होती है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होती है। मींस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसमें अगर आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ अप्लाई करा, कूलॉम्स लॉ अप्लाई किया, डाइपोल वाला फंडा अप्लाई किया, आंसर नहीं आ सकता, बिकॉज वो नॉन कंजर्वेटिव भी है और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्लोज कर्व होते हैं, ये ओपन कर्व नहीं होते हैं। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, सेकंड पॉइंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। नोट पे 2 पॉइंट लिखवाए हुए हैं, ये नोट वाले पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज कर्व होते हैं, जबकि फ्री चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो ओपन कर्व होते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अब बच्चों सुनिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैंने मेंशन नहीं किया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस किसने किया हुआ है, मैंने सिंपल बोला कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर, फर्स्ट ऑप्शन क्लोज्ड कर्व, सेकंड ऑप्शन ओपन कर्व, थर्ड ऑप्शन मे बी क्लोज्ड और ओपन, और डी में मैंने कर दिया नन ऑफ दीज, या डेटा इज इनसफिशिएंट। अब बच्चों सोचिए, मैंने मेंशन तो किया नहीं हुआ है, मैंने सिंपल बोला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्री चार्ज से आई हो। अगर फ्री चार्ज से आएंगी तो दे आर
ओपन कर्व। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस की होंगी, दे आर क्लोज कर्व। तो अगर ये मेंशन नहीं किया, मैंने सिंपल बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे कर्व में, तो आप बोलेंगे दे मे बी क्लोज्ड और ओपन। सोचिए, अगर आपने ये वाला पॉइंट ना पढ़ा होता तो आपको केवल एक ही बात पता होती, और लगभग 99% बच्चों को ये पता होता है कि दे आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज ओपन कर्व। ऐसा नहीं है, दे मे बी ओपन कर्व एज वेल एज क्लोज कर्व। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर्व है तो कंफर्म है उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। आई थिंक आपको मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ऐसे ही हम सेकेंड हेडिंग पर आएंगे, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के कितने मेथड्स, कितने वेज हो सकते हैं। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के भी दो वेज होते हैं। पहला होता है जो हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके थे जब हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मूविंग अगर फ्री चार्ज है तो फ्री चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है, चाहे वो फ्री हो चाहे वो बाउंडेड हो। सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि चार्ज अगर मूव करेगा, चाहे वो उस रीजन में फ्री हो आने के लिए या नहीं पहुंच पा रहा है, बाउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो करंट कैरिंग वायर है, ध्यान दो बच्चे, बताइए करंट कैरिंग वायर अगर है, ये फ्री चार्ज का एग्जांपल है कि बाउंड चार्ज का एग्जांपल है? बाउंड चार्ज का एग्जांपल है, और ये पॉइंट पी वायर के बाहर है। ये पॉइंट पी कहां पर है? वायर के बाहर है। ध्यान देना बच्चे, ये ऐसा करता हूं, दो में पॉइंट ले लेता हूं से, एक पॉइंट मैंने ले लिया P1 और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P2। P2 वायर के सरफेस पे है, P1 बाहर है। तो P1 वाले पॉइंट पर देखिए, P1 वाला जो पॉइंट पे जो है वो उस पे इलेक्ट्रॉन के लिए P1 वाला पॉइंट बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आएगी, नहीं आएगी। लेकिन चार्ज करंट है तो चार्ज मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज होगा वो चाहे वो रीजन फ्री हो या बाउंडेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, मतलब जीरो नहीं होगी, आएगी। B इज अ सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और E इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अगर हम P2 वाले पॉइंट की बात करेंगे तो P2 वाले पॉइंट पे चार्ज मूव कर रहा है मेरे भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होनी है, मतलब जीरो नहीं होनी है। हाँ, अब P2 पॉइंट वायर के अंदर या वायर के सरफेस पे है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये रीजन, ये पॉइंट इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री है, इलेक्ट्रॉन वहां मूव कर सकता है, वहां पहुंच सकता है, तो फ्री तो यानी कि P2 के लिए ये फ्री चार्ज हो गया। अगर फ्री चार्ज हो गया तो फ्री चार्ज के थ्रू P2 वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आएगी। शायद मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा आएगी, तो बस चार्ज को मूव करना चाहिए, चाहे वो चार्ज, चाहे वो पॉइंट, वो रीजन उसके लिए बाउंडेड हो या फ्री हो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए अगर हमको दिख रहा है कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये मूविंग चार्ज से बन रही है, चाहे वो फ्री चार्ज हो या मूविंग बाउंड चार्ज हो, अगर उससे बन रही है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला वे, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 मूविंग चार्ज। चार्ज में बी फ्री और बाउंडेड मैटर नहीं करने वाला है। नाउ नोट पे लिखवाया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बच्चों नेचर में सिमेट्री होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया था, तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का एक वे और भी हो गया कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, प्रोड्यूस होती है। तो एक वे और हो गया कि भाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाली, प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में
हम कभी भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज नहीं कर सकते हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये नोट करा दिए, इसको आप जो है स्क्रीन को पॉज करके नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब अगर देखा जाए तो चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग हमारी, या बेसिकली चैप्टर हमारा स्टार्ट इस हेडिंग से ही होता है। हमने तो उसके पहले जो अभी किया हमने वो तो देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के मेथड्स क्या हैं, उसका आइडिया हमको होना चाहिए। अब मैंने पहले क्यों कराया, जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप जानेंगे कि मैंने हेडिंग को, इस हेडिंग के पहले वो हेडिंग क्यों कराई है, उसकी इंपॉर्टेंस आप जान पाएंगे कुछ टाइम बाद में। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर की जो सबसे पहले हेडिंग बनती है वो बनती है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मींस वायर, और करंट कैरिंग कंडक्टर बताइए वायर कैसा सिस्टम है, फ्री चार्ज सिस्टम है कि बाउंड चार्ज सिस्टम है। तो जहां पर लिखा था करंट कैरिंग कंडक्टर उसको हमने मार्क किया और हम लिखा मैंने, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट हो गया, दैट इज हम इस बार बात कर रहे हैं बाउंड चार्ज सिस्टम की। हम बात कर रहे हैं बाउंड चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या हम बोल सकते हैं बाउंड चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए लिखा क्या हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, वायर है जिसकी लेंथ L है, कैरिंग करंट I, उसमें करंट I फ्लो कर रही है। मैंने नहीं बोला कि करंट कांस्टेंट है या वेरी कर रही है। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B, मैंने नहीं बोला कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरी कर रही है। ठीक है ना, सिंपल। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, उसकी लेंथ L है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर प्लेस किया, तो देन दिस कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय द फार्मूला, या उसका बेटे जो फार्मूला आता है F मैग्नेटिक, इंपॉर्टेंट सारा चीजें हैं ये, इक्वल्स टू इंटीग्रल I इंटू वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर B, इंटीग्रल I इंटू वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर B, ये हमारे पास में F मैग्नेटिक का फार्मूला है। अभी हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग अभी एग्जांपल करेंगे उसके बाद थ्योरी हमारी कमांड में ग्रिप में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। नाउ स्पेशल केस, हेडिंग लिखिए स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है समझते हैं। स्पेशल केस है हमारा क्या है, वो हेडिंग समझते पहले हैं। हेडिंग ये है कि नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए कांस्टेंट स्टडी करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बच्चे इस बार इतने ही से क्लियर हो गया कि इसमें स्पेशलिटी ये है कि करंट I कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर, यस अभी रुकिए एक चीज और भी है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप साथ साथ नोट भी करते रहेंगे, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बच्चे ये हमारी बन गई हेडिंग कि अब हम बेसिकली इस हेडिंग की बात कर रहे हैं। बात वही कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स ही निकालना है एक करंट कैरिंग वायर पे, बाउंड चार्ज सिस्टम पे। लेकिन इस बार उस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रही है, और साथ में उसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। मतलब उस पूरे रीजन में उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, वैल्यू और डायरेक्शन हमेशा हर जगह पर सेम रहेगी, चेंज नहीं करेगी। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, एक तो आ गया कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर, और फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 तो बेटे हमेशा होल्ड करेगी, बस केवल करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, चाहे उसमें करंट कांस्टेंट हो, चाहे वेरी कर रही हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो या वेरी कर रही हो। इसका मतलब इस स्पेशल केस में भी इक्वेशन नंबर 1 होल्ड करेगी हमारी। लिख दीजिए इसी बात पे आज, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 दैट इज F मैग्नेटिक इक्वल्स टू इंटीग्रल I इंटू वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर B। क्लियर है बच्चे ये? ठीक है। अब इसमें देखिए हमको पता है कि कांस्टेंट्स को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं,
तो आई बेटे यहां से बाहर आ गया, आई कांस्टेंट है, इंटीग्रल वेक्टर डीएल बन गया, और साथ में इस इंटीग्रल से हमने वेक्टर बी को भी बाहर निकाला। हाँ, हम बी को बाहर इधर निकाल सकते नहीं है, बिकॉज वी नो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो हम इस बार अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बच्चे हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल डी एक्स बेटे क्या होता है, एक्स, तो इंटीग्रल डी एल एल बन जाएगा। तो ये शेप अब कन्वर्ट हो गई आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी में कन्वर्ट हो गया एफ मैग्नेटिक। नॉर्मली बच्चे के सामने जो फॉर्मूला आता है बुक में वो ये वाला आता है, बट हमने जाना कि ये फॉर्मूला भी है, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड नहीं करेगा। ये कब होल्ड करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। नहीं ना, वो तो होगी जो हम भूल जाते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बच्चा भूल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी, साथ में उस वायर में फ्लो करने वाली करंट भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला होल्ड करेगा इक्वेशन नंबर 2। अदरवाइज हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू ही हम आंसर निकालेंगे। ठीक है। हाँ, अब बच्चों अगर हम ये बेटे वेक्टर एफ मैग्नेटिक लिखा है, बिकॉज वी नो ए क्रॉस बी इज वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा पूरा हुआ, ये वेक्टर एफ मैग्नेटिक आ गया। हाँ, अगर हम इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहेंगे तो कितना आएगा, आई इंटू ये आएगा एल, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ये आ गया एल बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास में एफ मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड आ गया। बेसिकली दोनों कंबाइंडली इक्वेशन नंबर 2 बन जाएंगी। हाँ, अब बात आएगी थीटा की, ठीक है ना। तो थीटा यहां पर क्या है समझते हैं, वेयर थीटा क्या देखिए है भाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एल एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एल। बच्चे वेक्टर एल डिस्टेंस लेंथ है ना, वेक्टर लेंथ कौन सी होती है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर एल मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एल एंड यस वेक्टर बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एल एंड वेक्टर बी। बच्चों देखिए, अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 किया था, उसको मैंने अलग से नोट कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 ये हमेशा होल्ड करेगी, चाहे करंट कांस्टेंट हो या वेरी कर रही हो, या मैग्नेटिक फील्ड जहां पर वायर को प्लेस किया गया है वो कांस्टेंट हो या वेरी कर रही हो। बट इक्वेशन नंबर 2 होल्ड तभी करेगी जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, और साथ में वायर में कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट भी वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी होल्ड करेगा। इक्वेशन नंबर 2 होल्ड करेगा, देखा था हम लोगों ने। अब और हमने देखा था कि थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर एल एंड वेक्टर बी। वेक्टर एल इज अ वेक्टर लेंथ, तो नेचुरली डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट होगा तो ठीक है भाई। अब जैसे सपोज करिए कि अच्छा आप ये बताइए पहले कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को शो करिए, हम लोग पहले कर चुके हैं ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस कैन बी शोन बाई पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। मैंने कई बार बोला हुआ है, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, मतलब पैरेलल मींस हो गया सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है, और इक्विडिस्टेंट है, किन्हीं भी दो नेबरिंग लाइंस के बीच का गैप अगर सेम है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिफॉर्म कांस्टेंट कहलाता है। क्योंकि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का जो गैप होता है ये शो करता है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ। जितने लोग पास पास रहेंगे, हम लोग साथ साथ जितने रहेंगे, उतनी हर एक की ताकत ज्यादा है, बिकॉज सब साथ साथ हैं। जितने लोग दूर दूर चले जाएंगे, अभी अकेला पड़ जाएगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। तो मींस देखिए, अब जितनी लाइंस क्राउडेड होंगी, क्राउडेड पास पास होंगी, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितनी लाइन दूर चली जाएगी उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में होल्ड नहीं करता है, ये हर तरह की फील्ड में होल्ड करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो। ठीक है। तो पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन एवरीवेयर, इक्विडिस्टेंट मींस हो गया सेम मैग्नीट्यूड एवरीवेयर। तो ये ओवरऑल इसका मॉड भी कांस्टेंट हो गया, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गई, तो मैं इसको बोलूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही अगर हम पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन शो कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये बताइए ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सप्रेस की गई हैं। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई। अब सपोज करिए, ध्यान दो बच्चे कि अब इतना तो पहले हमने क्लियर कर लिया। अब मान लीजिए यहां पर हमने एक
करंट कैरिंग वायर रखा कुछ ऑर्बिट शेप में ऐसे, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और आई भी कांस्टेंट है। आई भी कैसा है? स्टडी करंट है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रही है कि भाई ये कांस्टेंट है। तो पहली बात तो वेक्टर एल जो होगा वो इसका एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होगा। वेक्टर एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो नेचुरली डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां से इसको बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये बन गया वेक्टर एल। अब वेक्टर एल के पास डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, इज सेम एज दैट ऑफ करंट। करंट से पता लगती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट आती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। अब करंट को देखिए, करंट यहां चल रही है, मतलब स्टार्ट यहां से कर रही है और यहां पर एंड कर रही है। देखो एरो देखिए घूम करके यहां पर जाएगी, तो फाइनल पॉइंट करंट के हिसाब से ये वाला हो गया। तो वेक्टर एल जो आएगा वो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन वाला एरो भी क्लियर हो गया। अगर इसी प्रॉब्लम में ध्यान दें बच्चे, अगर इसी प्रॉब्लम में जैसे मान लीजिए मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो ऐसे कर रहा हूं, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सेम वो मैंने लूप कॉपी किया, मान लीजिए, बस करंट की डायरेक्शन इस बार इस तरह से थी और करंट कांस्टेंट है, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला तभी बन पाता है जब करंट भी कांस्टेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो। अब वेक्टर एल क्या होगा बेटे? डिस्प्लेसमेंट, तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट फाइनल होगा वो बताएगा करंट, सेम एज दैट ऑफ करंट। तो करंट देखिए इस बार चलना ऐसे आ रही है, एरो देखिए ऐसे, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो वेक्टर एल डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर की तरफ आएगा। तो हमें लगता है कि नोट का पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल इज सेम एज दैट ऑफ करंट, वो करंट के थ्रू ही दी जाएगी, और वेक्टर एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बच्चों थोड़ा ध्यान दो, ये बताइए इक्वेशन नंबर 1 में वेक्टर एल बन रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 में बन रहा है वेक्टर एल? मैं बहुत खास बात बोलने वाला हूं। वेक्टर एल जो बन रहा है वो इक्वेशन नंबर 2 में बन रहा है, जबकि वेक्टर डीएल जो है, वेक्टर डीएल कभी जीरो नहीं हो सकता है। सुनो बेटे, वेक्टर डीएल तो कभी जीरो ही नहीं हो सकता है। क्यों? डीएल का मतलब क्या हुआ? डी मतलब वेरी स्मॉल, तो बच्चे बहुत छोटा सा पार्ट अगर मैं कट करूंगा, हाँ इस बार एरो के हिसाब से करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो ये बनेगा वेक्टर डीएल। वेक्टर डीएल देखो बेटे कभी जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वेक्टर डीएल कभी जीरो नहीं हो सकता है। हाँ वेक्टर एल जीरो हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए सपोज करिए ये भी एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं, और कुछ ऐसा एक ऑर्बिट सा कर्व बना हुआ है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो फ्लो कर रही है कांस्टेंट। ध्यान देना बेटे, कांस्टेंट करंट। लाइंस कैसी देखो है? पैरेलल एंड बराबर डिस्टेंस पे है, कांस्टेंट हो गया, तो वेक्टर डीएल से एल ये वाला फॉर्मूला होल्ड कर गया। अब बच्चे बताइए, वेक्टर डीएल नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर एल को बोलते हैं हम लोग हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बच्चे ये देखिए बन गया क्लोज लूप, जहां से चले हैं अल्टीमेटली घूम फिर करके मैं वहीं पर आ जाऊंगा। बताइए जब जहां से चले थे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गया, तो इस केस में बताइए वेक्टर एल कितना आ गया? जीरो आ गया। और बच्चे अगर वेक्टर एल जीरो हो गया मेरे भाई, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? जीरो आ गया। हमने बातों बातों में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लिया। क्या सीखा? इस वाले फार्मूले की अगर एप्लीकेबिलिटी हो रही है, अगर इस वाले फार्मूले की एप्लीकेबिलिटी हो रही, मतलब उस कंडक्टर वायर में फ्लो करने वाली करंट कांस्टेंट हो, और उस पूरे कंडक्टर को वायर को कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर प्लेस किया जाए, और अगर वो कंडक्टर क्लोज्ड है, कैसा है? क्लोज्ड है। उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, मैटर नहीं करने वाला है। अगर वो क्लोज्ड है, क्लियर हुआ, तो वेक्टर एल पक्का जीरो हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ जाएगा। तो क्या सीखा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ कांस्टेंट करंट कैरिंग, स्टडी करंट कैरिंग क्लोज कंडक्टर। क्या मैंने ये बोला? क्लोज कंडक्टर प्लेस्ड इन कहां पर? यस बोलना पड़ेगा, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्यों? बिकॉज इन कंडीशन पे क्लोज लूप में वेक्टर एल जीरो आ जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर ही जीरो आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। ये भी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट सीखा। सेकंड पॉइंट देखो नोट भी कर लेंगे, समझ में लीजिए। सिंस वेक्टर एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो हाँ वेक्टर एल ये बनता कब बनेगा उसको लिखिए। सो द नेट मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड, क्लोज का मतलब समझ आ रहा है, क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें एक चीज हमें ऐड करनी है, हम भूल रहे हैं, क्लोज्ड कांस्टेंट करंट स्टडी
स्टडी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट स्टडी है, कांस्टेंट चेंज नहीं कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ। हाँ, इसको लाइन करेंगे बेटे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बात तो कंडक्टर क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड, स्टडी करंट उसके अंदर होनी चाहिए। देखिए क्लोज्ड एक अलग बात हो गई, स्टडी करंट को मैंने अलग कलर से किया बिकॉज ये अलग बात है, करंट उसमें फ्लो करने वाली कॉश होनी चाहिए, और उस लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया जाएगा तो वेक्टर एल पक्का जीरो आ जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी ऑलवेज जीरो हो जाएगा। शायद मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। अच्छा, अब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स है तो नेचुरल सी बात है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ डाउट इसमें नहीं है। और वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब सवाल पैदा होता है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाली कैसे जाए। बच्चों कंप्लीट मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन को निकालने के बहुत सारे वेज होते हैं, राइट हैंड रूल, पाम रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एम्पियर लॉ, स्क्रू लॉ, बहुत सारे रूल्स मिलेंगे। हम विदाउट यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, विदाउट यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम पूरी मैग्नेटिज्म को केवल राइट हैंड रूल की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कंप्लीट मैग्नेटिज्म को राइट हैंड रूल से सॉल्व कर रहे हैं विदाउट यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, विदाउट यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, विदाउट यूजिंग स्क्रू रूल, विदाउट यूजिंग पाम रूल, तो नेचुरली राइट हैंड रूल टफ होता होगा। इसीलिए उसके ऑल्टरनेट वे बना दिए गए होंगे कि इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप उसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की आएगी तो उसमें आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो। आप कंफ्यूज कर जाओगे, भूल सकते हो कि यार किस प्रॉब्लम में फ्लेमिंग का राइट अप्लाई करना था, कि लेफ्ट करना था, कि स्क्रू अप्लाई करना था, क्या रूल अप्लाई करना था। इसलिए हमेशा आप ट्राई करिए कि जो रूल पूरी मैग्नेटिज्म में, चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, कोई भी हेडिंग क्यों ना हो, हर जगह कॉमन आता है, हम उसी को यूज करेंगे। उसका नाम क्या होता है? राइट हैंड रूल। तो यहां पर कहने वाली बात ही नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है तो हर बार बोलना ही पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी, बिकॉज और सारे वे, और भी बहुत सारे वे होते हैं, हम नहीं करेंगे, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। देखिए फोर्थ पॉइंट में आने से पहले अब हम पहले तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकालना सीखें। ठीक है, मैंने क्या करा बच्चों, इस बार देखिए मैंने क्रॉस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर इनवर्ड। मैंने क्रॉस ऐसे यहां पर लाइन बनाई और मैं लिख रहा हूं, मैं आप बता रहा हूं आप लोगों को, मैं शो कर रहा हूं कि ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। तो आप समझिए ये लाइंस कैसे आ रही हैं, यहां से स्टार्ट होकर के अंदर जा रही, इनके एरो जो है वो अंदर की तरफ है, डायरेक्शन सेम हो गई। और किन्हीं भी दो नेबरिंग के बीच का देखो गैप मैंने कैसे रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इक्वी डिस्टेंट भी हो गई। मतलब मेरे भाई ये वेक्टर बी कैसा हो गया? इस बार कांस्टेंट हो गया। इक्वेशन नंबर 1 2 में कौन सा होल्ड करेगा? अरे दोनों होल्ड करेंगे यार। हाँ, हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज इंटीग्रेशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा टाइम किलिंग होता है। अगर अवॉइड हो पा रहा है तो ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि ये एक वायर है, क्लियर है ये, और इस वायर में करंट आई फ्लो कर रही है। अब करंट फ्लो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट। यहां पर एक बैटरी लगी होगी, कुछ लगा होगा। हमारा केवल जो डिस्कशन है, जो हमारा फोकस है केवल इतने वायर पे है। मैंने इसलिए केवल उतने वायर को ही डायग्राम में बनाया हुआ है, ठीक है। और ये करंट मैंने माना हुआ है कांस्टेंट है। अगर मेंशन ना किया जाए तो हमेशा करंट को कांस्टेंट ही एज्यूम किया जाता है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा। तो कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हुआ? यस, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। चाहे ये वाला अप्लाई करो, चाहे ये वाला अप्लाई करो, डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ए क्रॉस बी की बात आ रही, देखिए है क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर है। करंट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। अगर करंट कभी नेगेटिव आती है, जैसे -4 एम्पियर आ गई, तो -4 नहीं लेते हैं हम, उसको 4 एम्पियर ही लेते हैं। बस ये मानते हैं कि यहां पे जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम की थी एक्चुअल में वो ना होकर के उसकी अपोजिट डायरेक्शन आ रही है। तो करंट अगर पॉजिटिव आई तो मेरा एजम्पशन डायरेक्शन का राइट है करंट का। अगर करंट नेगेटिव पाई गई मींस हमारा जो एजम्पशन है वो उस एजम्पशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। बट करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो आई इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। इफ अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव स्केलर देन द रिजल्ट इज अ वेक्टर, एंड इफ दिस स्केलर इज पॉजिटिव देन बोथ वेक्टर मस्ट हैव सेम डायरेक्शन।
मतलब आई तो पक्का पॉजिटिव है ही है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी आएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। और ए क्रॉस भी निकालना बेटे आपको आता है, मैं एक बार रिवाइज भी कर देता हूं। देखिए एल क्रॉस बी, तो पहले जो बोला गया है वो राइट हैंड करेंगे। देखिए राइट हैंड को अगर आप ऐसे स्ट्रेच करें, खींचें, तो देखिए एक एरो बन जाता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो एक बेसिकली देखो एक एरो बन रहा है। अब देखिए ए क्रॉस बी, तो ये जो एरो होगा पहले वेक्टर ए को पॉइंट करेगा, वेक्टर एल को पॉइंट करेगा, फिर वेक्टर एल से हमको वेक्टर बी की तरफ जाना होगा फिंगर को बेंड करते हुए। ध्यान रखो, फिंगर को बेंड करते हुए। फिंगर हमेशा एक सेंस में बेंड करती हैं, कभी भी रिवर्स में बेंड नहीं करती हैं। हमको पाम को बेंड नहीं करना है ना, हमें फिंगर को बेंड करना, ध्यान रखिएगा। तो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाइए, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एल सेम एज करंट जा रही है इधर की तरफ। अब बेटे वेक्टर एल के पे एरो पॉइंट मार्क करने के हमारे पास 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गए। वेक्टर एल देखो इधर है, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। देखो देखिए, ये भी एरो हमारा वेक्टर एल से मैच कर रहा है, सेम एज करंट। हम इसको ऐसे रख सकते हैं, अभी देखो देखिए एरो करंट से मैच कर रहा है, वेक्टर एल से मैच कर रहा है। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं और हम उसको ऐसे भी रख सकते हैं। हर इस चारों ओरिएंटेशन में जो हमारा ये एरो बना हुआ है वो पहले वेक्टर एल की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब इन 4 में से 3 ओरिएंटेशन गलत होंगे, एक सही होगा। प्रैक्टिस करते करते आराम से आ जाएगा। हम तो पहले समझ रहे हैं तो पहले गलती करेंगे। देखिए वेक्टर एल अगर आप ऐसे लेते हैं तो एल ये तो हो गया। अब एल क्रॉस बी, तो अब हम फिंगर को बी की तरफ बेंड करेंगे। बी कहां पर है? क्रॉस मींस अंदर की तरफ है। क्या फिंगर देखो अंदर बेंड हो पा रही है? नहीं, मींस ये ओरिएंटेशन गलत है। क्लियर हो गया ये। अब मान लीजिए हमने इसको ऐसे रखा, देखो ऐसे, नो डाउट अभी हमारा एरो जो है वेक्टर एल सेम एज करंट की तरफ आ रहा है। बी कहां पर है? क्रॉस अंदर, तो क्या फिंगर देखो अंदर जा पा रही है? नहीं जा पा रही, मींस ये ओरिएंटेशन भी गलत हो गया। प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने पास जाएगा। देखिए ये राइट हो गया ओरिएंटेशन। देखिए अभी देखिए अभी भी जो एरो है वो वेक्टर एल यानी कि सेम एज करंट की तरफ जा रहा है और बी अंदर है। देखिए फिंगर अंदर बेंड भी कर रही है, तो ये सही हो गया ओरिएंटेशन। तो राइट ओरिएंटेशन में थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी। बताइए इस केस में थंब कहां पर आया हुआ है? अपवर्ड। थंब कहां पर आया हुआ है? अपवर्ड। तो इसका मतलब अभी एल क्रॉस बी वेक्टर अपवर्ड आएगा। आई इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे जो डायरेक्शन इस वेक्टर की होगी वही इसको मिलेगी। मतलब जिधर की तरफ वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी आएगा उसी डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स भी उस वायर पे, उस कंडक्टर पे एक्ट करेगा। कहां लग रहा है बताइए अपने एग्जांपल में? अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब बात यह आती है कि कहां लग रहा है वर्टिकल? अब क्या इस जगह लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, कहां लगेगा? बहुत खास पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इस स्पेशल कंडीशन पे, किसकी बात कर रहा हूं? जब वायर में फ्लो करने वाली करंट कांस्टेंट, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, और उस कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, तो इमर्स पोर्शन, जो पोर्शन वायर का जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में इमर्स है, डूबा हुआ है, उसके मिड पॉइंट पे उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। मींस इतने पोर्शन जो आ रहा है उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। और अभी देखा था हम लोगों ने कि जो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आई थी वो वर्टिकल अप आई थी। जबकि अगर हम बॉडी के mg की बात करें, बॉडी के वेट की बात करें, तो बॉडी का वेट तो कंप्लीट बॉडी के सेंटर पे लगता है। तो कंप्लीट बॉडी ये आ रही है, उसका अगर हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो ये आएगा। इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हुआ कि एफ मैग्नेटिक का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है और mg का एप्लीकेशन क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इमर्ज पोर्शन, मतलब वो पोर्शन जो मैग्नेटिक फील्ड में डिप्ड है, डूबा हुआ है, उसी के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। कब करता है? जब इक्वेशन नंबर 2 वाली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, जब इक्वेशन नंबर 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मींस वायर में फ्लो करने वाली करंट कांस्टेंट हो और उस वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाए, तो ये इमर्स पोर्शन के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। देखिए द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर, कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर,
प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंडीशन लगी हुई है, ठीक है ना, क्लियर है ये, इज ऑलवेज जीरो, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था अभी मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, और ये जो मैंने बताया आपको भाई कि वो हमेशा इमर्स पोर्शन के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, ठीक है, वो एक मिनट, शायद मैं इस बात को 2 बार ले गया हूं ठीक है, तो ये तो पहले लिख चुका हूं मैं, ऑलवेज जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कांस्टेंट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एट the COM center of mass of immerged part, इमर्ज पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट कंडीशन ये तब होल्ड करेगी जब वायर में फ्लो करने वाली करंट भी कांस्टेंट हो और वायर को जिस जगह रखा गया हो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। बच्चों ध्यान दो, सपोज करो कि ये जो लेंथ है ये हमें ए गिवन है और जो ये लेंथ है ये हमें गिवन है ए नॉट। तो अब जरा मैं आपसे बोलूं कि इस केस में एफ मैग्नेटिक की वैल्यू क्या आएगी, तो आई इज आई, हाँ आई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इक्वेशन नंबर 2 होल्ड करेगी, तो आई इंटू एल बी साइन थीटा। मैं सिंपल उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, डायरेक्शन तो को पता ही है ना, कहां ऊपर लग रही है, तो सिंपल पहले वैल्यू निकालो, डायरेक्शन तो हम जे कैप ऐड ही कर देंगे भाई, ये जे कैप है ना, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सेस, तो ये जे कैप ऐड हो जाएगा। अब आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। अब एल कौन सी लेंथ, इमर्ज लेंथ। भाई यार जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो इतने पोर्शन पे ए लेंथ पे तो फोर्स ही नहीं आएगा, तो आई इंटू एल, एल हो गया ए नॉट इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एल, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल बेटे कैसी होगी, सेम एज करंट, दो करंट जा रही है ऐसे, तो ये वेक्टर एल हो गया। बी कहां पर है, अंदर की तरफ इनसाइड, वेक्टर एल और वेक्टर बी में एंगल 90 बन गया, तो बेटे ये आ गया साइन ऑफ 90 डिग्री, और डायरेक्शन में अभी निकाल चुका था वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी जे कैप। यस, तो यहां से बच्चे अगर आप देखें तो हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई आई इंटू ए नॉट इंटू बी जे कैप अपने इस डायग्राम के रेफरेंस में। बच्चों अब मैग्नेटिक फोर्स की दूसरी हेडिंग बनती है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। देखो एक बात को जानना बहुत जरूरी है, इसके पहले जो हमने हेडिंग की थी वो थी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर। और करंट कैरिंग वायर में जो चार्ज पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। वो जिस रीजन में हम लोग हैं, हम लोग कहां पर हैं, एयर में है, तो वो एयर में नहीं आ पाएंगे, तो उस जगह के लिए बाउंड चार्ज सिस्टम है बेसिकली वो। और यहां पर लिखा तो बाउंड चार्ज सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इंटीग्रल आई इंटू डीएल क्रॉस बी, या करंट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है वायर को, तो आई इंटू एल क्रॉस बी होल्ड करता है। यहां पर सीन चेंज है, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ये मूविंग चार्ज है, मींस हो गया चार्ज इज फ्री टू मूव। तो बेसिकली जहां लिखा था मूविंग चार्ज, इसको हम अगर मार्क करके ये लिख दें कि वो चार्ज फ्री है टू मूव, फ्री चार्ज, तो और भी क्लियर हो जाएगा हम लोगों को ये क्लियर है ये। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू, क्लियर मतलब चार्ज चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बस सिंपल चार्ज क्यू, मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, क्लियर हुआ, विद वेलोसिटी वेक्टर वी, देन इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स गिवन बाय द फार्मूला। नोट करेंगे अब जो इसके फ्री चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसका फार्मूला होगा Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आ गया। हाँ, अब अगर हम इसी को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे कि मान लीजिए मेरे को केवल फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q और A क्रॉस B बेटे होता है मॉड A मॉड B, बेसिकली मॉड लिखा हुआ है, मॉड A मॉड B, और साइन थीटा और n कैप का मॉड हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास में आ गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड,
ठीक है, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब ऑब्वियस सी बात है, थीटा जो यहाँ पर जो हो गया, बहुत सिंपल से, थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन, भाई थीटा होता है ए क्रॉस बी में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए यहाँ पर वेक्टर वी है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेक्टर वी और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, जरा अब यहां से कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। पहली बात तो कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है। अगर एक वायर है या बाउंड चार्ज सिस्टम है तो वहां पर फॉर्मूला चलता है इंटीग्रल आई इंटू डी एल क्रॉस बी, या उसकी स्पेशल फॉर्म आई इंटू एल क्रॉस बी। अगर वो फ्री चार्ज पार्टिकल है तो आई इंटू एल क्रॉस बी ना चल करके क्यू इंटू वी क्रॉस बी होल्ड करता है। ठीक है, अच्छा अब बेटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा हम उनको डिस्कस कर लें। आपको पता ही है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और मैं बता चुका हूं कि कंप्लीट मैग्नेटिज्म में अगर हमें कहीं पर भी डायरेक्शन निकालनी है तो हमेशा हम राइट हैंड रूल का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट मैग्नेटिज्म में कोई और हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, स्क्रू रूल कुछ नहीं पढ़ना हम लोगों को है, सिंपल इससे आंसर निकलेगा। ठीक है, अब वेक्टर एफ ये जो है फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेचुरली इसके पास में ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन, मैंने बोला कैन बी बिकॉज बहुत सारे मेथड और भी हैं जिनके थ्रू हम मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल को फाइंड कर सकते हैं। उनमें से एक वे राइट हैंड रूल भी होता है। तो वह लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। बहुत सिंपल सी बात बच्चों है, देखो हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय से सम स्केलर देन रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये एक जनरल वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को अगर किसी में स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा जो रिजल्ट आता है बेटे वो वेक्टर ही आता है। हाँ, ये दोनों वेक्टर ए और बी दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं, मतलब या तो होंगे पैरेलल सेम डायरेक्शन पे या होंगे एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में। इसके अलावा इनके बीच में या तो एंगल 0 आएगा भाई, मतलब या एंटी पैरेलल 180 आएगा। इसके अलावा इनके बीच में कोई और एंगल नहीं आ सकता है। कब ये पैरेलल होंगे, कब ये एंटी पैरेलल होंगे, कब ये एक तरफ डायरेक्शन पे होंगे, कब ये अपोजिट डायरेक्शन पे आएंगे, डिपेंड करता है कि ये स्केलर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये स्केलर बेटे पॉजिटिव है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन पे होंगे। जो डायरेक्शन वेक्टर ए की होगी वही बी को मिलेगी। हम लोग रिवाइज करना है, पहले कर चुके हैं वेक्टर में। और अगर ये स्केलर नेगेटिव है तो फिर जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे वेक्टर बी आएगा। क्लियर है ये? ठीक है बच्चों, याद करिए आई इंटू एल क्रॉस बी में तो आई इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। करंट अगर नेगेटिव हो भी गई तो इसका मतलब करंट मान लो -4 आ रही है तो फॉर्मूले में आई को 4 रखा जाएगा, बस केवल डायरेक्शन हमारे एज्यूम की अपोजिट हो जाएगी। बट बाय कन्वेंशन चार्ज जो है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को फिर से देखें, कंसिडर करें, तो यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, V क्रॉस B एक वेक्टर होगा। ऑब्वियस सी बात है, V क्रॉस B क्या होगा, एक वेक्टर होगा। क्लियर है? अब V क्रॉस B हमको पता ही है कि A क्रॉस B वेक्टर होता है, तो इसके पास ही डायरेक्शन होगी। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी बेटे वही F मैग्नेटिक की भी हो जाएगी। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। शायद क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बात समझिएगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या बोलोगे बताइए? अगर ये पॉजिटिव हो गया तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही किसको मिलेगी, F मैग्नेटिक पे। तो डायरेक्शन देन अगर ऐसा, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ V क्रॉस B। जिधर की तरफ फिर V क्रॉस B बेटे आएगा उसी डायरेक्शन पे F मैग्नेटिक भी आएगा। वो तो हमने सिंपल वेक्टर के जो पॉइंट्स थे उन्हीं को यूज किया। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज नेगेटिव है, क्लियर हुआ? तो नेगेटिव अगर ये हो गया तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मींस एफ मैग्नेटिक की डायरेक्शन जो आएगी वो V क्रॉस B वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट आएगी। तो फॉर नेगेटिव चार्ज
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक इज अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट। अब पॉइंट नंबर 1 को क्लियर करने के लिए देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे पॉइंट नंबर 1 आपको और भी ढंग से क्लियर हो जाएगा। आपको ये डायग्राम इसके नीचे कॉपी करना है, मैं यहां बना लेता हूं, यहां स्पेस मेरे पास में है। देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बना रखी हुई है और क्रॉस मींस परपेंडिकुलर इनवर्ड, आप डॉट भी ले सकते हैं, मैंने यहां क्रॉस बना रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, देखिए इस जगह से हमने क्या करा, यहां से बीम ऑफ, ठीक है ना, ये क्या हुआ, बीम ऑफ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, पी प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन, ये मैंने एंट्री कराई, ठीक है ना, एग्री करते हैं। अब देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस पे कहां पर आएगी, ठीक है ना बच्चों। ये ऐसे एंट्री कर रहा है, मींस इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है ना। हमें पता है कि जिधर की तरफ v क्रॉस v वेक्टर आएगा, ठीक है ना, और अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो मैग्नेटिक फोर्स उधर ही आएगा, चार्ज नेगेटिव होगा मैग्नेटिक फोर्स उसके अपोजिट आएगा। और न्यूट्रल पे तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल है अगर है तो Q 0 हो गया तो F मैग्नेटिक आएगा ही नहीं। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा तो फोर्स 0 अगर हो गया, F इक्वल टू ma, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। और हमको पता है a बेटे होता है dv अपॉन dt, अगर a 0 है इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो न्यूट्रल पार्टिकल था वो तो इधर चला जाएगा, तो ये तो न्यूट्रॉन तो यहां पर आ गया। अब देखते हैं भी इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन और प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा, ठीक है। हाँ, v क्रॉस b देखिए, पहले v क्रॉस b को निकालने का मतलब वे हो गया, पहले हमारा जो राइट हैंड का एरो होगा वो वेक्टर v की तरफ होगा और हमें फिंगर को बेंड करके वेक्टर b की तरफ लेके जाना होगा, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, v क्रॉस b देखो अगर मैं ऐसे रखता हूं ऐसे, तो ये रॉन्ग ओरिएंटेशन है। क्यों, एरो तो बना हुआ है देखिए v के अलॉन्ग, v ऊपर है एरो ऊपर बन गया, यहां नहीं कहीं कर सकते हैं, लेकिन फिंगर को बेंड करके बी कहां पर है, अंदर देखो, देखिए फिंगर अंदर जा नहीं पाएंगी, मींस ये ओरिएंटेशन रॉन्ग हो गया। अगर हम ऐसे बनाते हैं देखिए ऐसे, तो अभी भी हमारा एरो तो बेटे वी से मैच कर रहा है, वी से, लेकिन बी क्रॉस से देखिए तो ये फिंगर क्रॉस नहीं बाहर आ जाएंगे, अगर डॉट होता तो चल जाता। अब देखिए ये राइट वे आ गया, ये वी है और फिंगर से बेंड करके हम बी, बी कहां पर अंदर, अंदर चले गए, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। थंब कहां पर देखो आ गया, फिर देखिए ये v क्रॉस b, थंब इधर की तरफ आया, v क्रॉस b की जो डायरेक्शन थी वो लेफ्ट साइड में आ रही है। अब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पर जिधर v क्रॉस b आएगा उधर की तरफ ही मैग्नेटिक फोर्स आएगा। इसका मतलब प्लस चार्ज कौन है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को ये इधर घुमा देगा, तो यहां पर घूम जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। बच्चों v क्रॉस b कहां पर आया था, v क्रॉस b देखो देखिए इधर आया था, चेक करो v क्रॉस b यहां पर आया था और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो v क्रॉस b के अपोजिट आएगी, तो फोर्स इधर लगेगा। अब इमेजिन करिए जा आगे रहे हैं ऐसे और कोई आपको इधर फोर्स से खींचेगा तो आप इधर नहीं मुड़ जाएंगे, ऊपर इधर भी जाएंगे और इधर मुड़ेंगे, तो आप टर्न ऐसे कर जाएंगे, यस। तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज पर फोर्स, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बीम से मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल को अलग अलग करा, ठीक है ना। और ये भी सीखा हमने कि v क्रॉस b मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के अलोंग कब आएगी और कब उसके अपोजिट आएगी, उसी को यूज करके हमने इसको देखा। चलिए तो बेटा ये हमने फर्स्ट पॉइंट आपको प्रॉपर्ली क्लियर किया। हाँ बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो शब्दों को ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, ये कौन सा मैग्नेटिक फोर्स है बच्चे, ये वो मैग्नेटिक फोर्स है जो करंट कैरिंग वायर पे ना, उस पे नहीं, करंट कैरिंग वायर पे तो लगता है इंटीग्रल आई इंटू डीएल क्रॉस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है मींस जो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगता है,
ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। मैंने क्या बोला, बहुत खास बात मैंने बोल दी, ध्यान दो बच्चों। ये फोर्स अगर किसी भी अगर क्यों, बिकॉज अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा बच्चे तो फिर ये फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर ये फोर्स एक्ट करता है किसी पार्टिकल पे तो हमेशा पार्टिकल को टर्न करेगा, गोल गोल मतलब घुमा देगा। अब वो घुमाने में पाथ कैसा बनेगा उसका, स्पाइरल बनेगा, हेलिकल बनेगा, सर्कुलर बनेगा, वो हम देखेंगे बाद में। क्लियर हुआ ये? तो अगर ये फोर्स एक्ट कर रहा है चार्ज पार्टिकल पे, क्लियर हुआ ये, तो डेफिनेटली ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये पार्टिकल को टर्न कर देता है, घुमा देता है। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ऑब्वियस बात है, अगर टर्निंग होगी तो चेंज ऑफ डायरेक्शन तो बेटे होगा। तो वेलोसिटी तो पक्का चेंज करेगी बिकॉज उसका डायरेक्शन चेंज कर रही है। लेकिन ड्यूरिंग टर्निंग, जब टर्न कराता है तो मैग्नेटिक फोर्स, और मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो ध्यान दो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज की बात कर रहा हूं। ये कभी भी टर्न तो करा देगा लेकिन पार्टिकल की स्पीड कभी चेंज नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे स्टार लगाना हम लोगों को है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा है। ऑलवेज प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट, ये टर्निंग इफेक्ट को हमेशा प्रोड्यूस करेगा एंड कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कभी चेंज नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब सुनो बेटा हुआ क्या, देखो ध्यान दो, ये बताइए स्पीड शायद ये होगा चार्ज पार्टिकल की, ये कांस्टेंट रहेगी। अगर बेटे स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू मॉड v का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग टर्निंग। क्लियर हुआ ये? अब बच्चों यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होता है, वर्डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, यहां पर केवल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, और चेंज बेटे क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हम वर्डन बाय मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो बच्चों के फाइनल नेवर चेंज द स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल के थी तो फाइनल वैल्यू भी के रहेगी, तो ये 0 आ गया। ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बातों में और सीख लिया कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मैं कभी बात नहीं कर रहा हूं कि एक करंट कैरिंग वायर की। चार्ज पार्टिकल पे अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो टर्न तो करेगा, बट लेकिन उस टर्निंग प्रोसेस में वर्डन बिल्कुल भी नहीं करेगा, वर्डन करते ही नहीं है, ये देखा। अब ऑब्वियस सी बात है बेटे, अगर वर्डन 0 आ गया, ठीक है ना, तो पावर कितना होती है बेटे, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। शायद मुझे लगता है आपको वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। बेटर है आप यहीं पर, जहां पर मैंने ये नोट का आपको ये थर्ड पॉइंट कराया हुआ है, ज्यादा बेटर रहेगा कि हम एक सेकेंड पॉइंट जो कहां कराया मैंने हुआ है वहीं पर हमें एक थर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड करें। वो पॉइंट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल नेवर चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है ना। यस, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स बेटे होता है Q इंटू ई। क्या होता है, Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, ऑलवेज, वो नेवर था और ये ऑलवेज, देखो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। वो था नेवर चेंज स्पीड और ये ऑलवेज चेंजेस द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखिए ये दोनों में मैंने लिखवाया क्यों, ताकि आपको पता लगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, बेटा इसकी वैल्यू होती है F इलेक्ट्रिक इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E। Q इंटू E पढ़ा आपने होगा। ये फोर्स अगर लग रहा है तो 100% चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज ही करेगी, और ये फोर्स अगर लगता है, ये फोर्स बॉडी को टर्न तो कर देता है लेकिन पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता है। यहां से मैंने मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज को फिनिश किया। अब बच्चों हेडिंग बनती है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कर चुके हैं,
फोर्स है और ये फोर्स टर्न करता है, तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा कि वो हेलिकल मोशन होगा कि स्पाइरल मोशन होगा, कि अगर इन केस फोर्स नहीं लग रहा है तो टर्निंग नहीं होगी तो स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा। तो बेसिकली मोशन को डिस्कस करना है। तो यहां दो बातें इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब इस बार जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यस, उस मैग्नेटिक फोर्स का जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो Q इंटू वी क्रॉस बी अप्लाई करेंगे, ना कि I इंटू एल क्रॉस बी वाला। साथ में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस बार जो हम हेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी फार्मूले हमारे पास बनेंगे वो सारे के सारे फार्मूले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही होल्ड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। अब बच्चों इसमें 3 केस बनते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 तीनों केसेस की स्टडी करेंगे और ये सारे केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। केस 1, पहला केस, व्हेन चार्ज पार्टिकल, साथ साथ लिखते भी रहेंगे आप लोग, व्हेन चार्ज पार्टिकल move parallel or anti-parallel. When charged particle moves parallel or anti-parallel to the magnetic field, ये पहला केस हो गया कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, या एंटी पैरेलल, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट उसके अपोजिट हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको अगर हम ओपन करते हैं, हमने देखा था कि एफ मैग्नेटिक जो आया था उसका जब हमने फाइंड किया था मैग्नीट्यूड, तो ये आया था Q इंटू वी बी साइन ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर b, और हम वेक्टर पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होता है, ना 0 से कम नेगेटिव और ना 180 से बड़ा होता है, इस रेंज के अंदर आता है, ठीक है। तो बच्चों डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में पहली बात तो कुछ ऐसा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं इधर की तरफ शो कर रहा हूं, हाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस बार तो 100% कैसे बनेगी? पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट। क्लियर हुआ? ये मैंने बनाया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है टुवर्ड्स राइट साइड है, ठीक है, ये बन रहा है। अब चार्ज अच्छा, जो भी हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए ही करते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना होता है? जिधर की तरफ V क्रॉस B आता है उसके नेगेटिव ही उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लग जाता है। तो हम लोग जो भी थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं वो प्लस चार्ज को लेकर के कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव चार्ज बस क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B आएगा, ये नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स उसके अपोजिट एक्ट कर जाता है, ठीक है। अब की बार चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? पैरेलल या एंटी पैरेलल? तो या तो प्लस Q का चार्ज में ले रखा हुआ है, या तो पैरेलल मींस जो वेक्टर V है उसकी डायरेक्शन वेक्टर B से मैच कर रही है, ये हो गया पैरेलल वाला केस। क्लियर हुआ ये, ठीक है। और अगर एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो एंटी पैरेलल में वेक्टर B और वेक्टर V के बीच का जो एंगल होगा बच्चे वो 180 डिग्री होगा। जैसे कि मैंने वेक्टर B शो किया हुआ है टुवर्ड्स राइट, जो भी थ्योरी डेवलप की आती है वो की आती है प्लस Q के चार्ज के लिए। इस बार इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन वेक्टर B के जस्ट अपोजिट है। तो बेटे जो पहला वाला केस हमारा बना हुआ है, आप अगर देखें तो पहले केस में V और B के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और इस केस में वेक्टर V इधर की तरफ है, B उधर की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल बेटे बन गया 180 डिग्री। सही है। अब देखते हैं पाथ कैसा आएगा। सबसे पहले तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि इन दिस केस, आप साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा, इन दिस केस द एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B, क्लियर हुआ, या तो कितना होगा? इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर हुआ। और हमको पता है बच्चे साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दोनों ही की वैल्यू 0 होती है। और चार्ज पार्टिकल पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो बेटा ये आता है Q, अगर हम उसका केवल मॉड निकाल लें तो ये आ जाएगा Q इंटू क्यू वी बी साइन थीटा। और इस केस में तो साइन 0 आएगा
या साइन 180 आएगा और दोनों ही जीरो होते हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना आ गया, जीरो आ गया। अब रुको, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स देखो जीरो आया, कितना आ गया, जीरो। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स अगर आता है तो हमेशा चार्ज पार्टिकल को टर्न कर देता है। क्या मैग्नेटिक फोर्स आया, नहीं आया? अगर नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ, टर्निंग की नो टर्निंग, नो टर्निंग, नो टर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इस केस में चार्ज पार्टिकल टर्न नहीं करेगा तो पाथ कैसा आ गया, अगर टर्न करेगा तो कर्व बन जाएगा, पाथ कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन। और अच्छा बोलेंगे, देखिए अगर हम बोल दें स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन बार बार टर्न हो रहे हैं, विदाउट टर्निंग, बिना टर्न करे हुए स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिएगा। सो इन दिस केस द पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज, देखो मैं क्या लिखवा रहा हूं, इज अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़ी हुई। ये नहीं है कि लाइन देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये बेंड कर गई, देखिए पूरी मुड़ गई लाइन, लाइन है ऐसा नहीं हुआ कर्व हो गया है तो लाइन, तो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन की स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लाइन किया। इस केस में जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका पाथ कैसा आ गया, अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन। मतलब इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है बिना डिफ्लेक्शन करे हुए उसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगा, उसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगा। तो ये जो आ गया बच्चे, ये हो गया पाथ। इस केस में, इस केस में ये आ गया स्ट्रेट लाइन पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर हुआ ये? तो ये हम लोगों ने देखा पहला केस। तो फर्स्ट केस में जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो पाथ आ गया वो आ गया अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन। बच्चों केस 2 पे आते हैं। अब केस 2 सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं वो बेसिकली इस केस पर ही आती हैं, बट हमको ओवरऑल सारे केस ही करने हैं और सारे केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हाँ स्पेशली सेकंड केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस क्या है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री करता है, उस केस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल लिखेंगे भाई हम लोग इसके कि ये तुम्हारी हेडिंग बन गई कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब है क्या, देखिए बच्चे इन दिस केस, अगर हम इस केस की बात करें, इन दिस केस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज थीटा जो होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर v एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेक्टर b। एग्री करते हैं? तो इन दिस केस थीटा इक्वल टू कितना बेटे आ गया, 90 डिग्री आ गया। सो इस केस में अगर हम F मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ठीक है ना, तो F मैग्नेटिक का जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा, QVB साइन ऑफ 90 डिग्री। और बेटे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और साथ में 1 वैल्यू साइन की बेटे मैक्स होती है। साइन की जो वैल्यू 1 आती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये आ गया हमारे पास में QVB, F मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड आ गया और साथ में ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F मैग्नेटिक भी हो गया। F मैग्नेटिक के मैग्नीट्यूड का ये मैक्स वैल्यू भी हो गया। तो इस केस में पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स आ रहा, बच्चे अगर आ रहा है तो टर्निंग होगी, अगर आ रहा है तो क्या होगा, टर्निंग होगी। मेरा पॉइंट क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास आ गया, इस केस में F मैग्नेटिक इतना आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है, टर्निंग हो रही है। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि क्या देखा, टर्निंग जो हो रही है वो इस केस में पाथ जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर टर्निंग करता है। क्लियर हुआ ये? तो हमने देखा इन दिस केस कौन सा केस, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो इन दिस केस द पाथ ऑफ charged particle तो in this case the path of charged particle, clear हुआ, is
सर्कल सर्कल। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स नेवर चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड मींस यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो इस सर्कल लिख सकते हैं दैट इज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। एग्री करते हैं। अब मुझे पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है पक्का। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कभी भी सर्कुलर टर्न ले सकती नहीं है, और सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर में पाए जाने वाला ही कोई एक फोर्स होता है। अब देखते हैं क्या बनेगा इस केस में। पहले अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हमको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और बच्चों मैं बता चुका हूं कि जो भी हम थ्योरी को डेवलप करते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, देखिए मैंने से परपेंडिकुलर इनवर्ड क्रॉस परपेंडिकुलर इनवर्ड, हमने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही, बिकॉज जो भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो सब यूनिफॉर्म के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज प्लस चार्ज पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है ऐसे। ये चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस क्यू और इसकी स्पीड v है, ये ऐसे एंट्री कर रहा है। क्लियर है। अब हमें देखना है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहां पर आएगा। v क्रॉस b, v देखो इधर है और b अंदर है, चला गया, थंब ऊपर आ गया, तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस बार j कैप में आएगी। कहां पर आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। तो इस केस में बेटे जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो इधर की तरफ आया। हाँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो v क्रॉस भी इधर आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इसके अपोजिट डाउनवर्ड आ जाता। अच्छा, अब बच्चों ये बात आती है कि सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा, बात ही तो आएगी ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो बेटा ये आती है कि सर्कुलर मोशन का सेंटर कहां पर होगा। सेंटर हमेशा बेटा नॉर्मल लाइन पे लाई करता है, और नॉर्मल लाइन क्या होती है? वो लाइन जो टेंजेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी बेटे क्या होती है? वेलोसिटी किसी भी कर्व्ड पाथ पे जो वेलोसिटी बेटे होती है वो गिवन बाय टेंजेंट, तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंट के अलाउंग होता है। क्लियर है ये। और जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो हमेशा टेंजेंट के 90 डिग्री के एंगल पे आएगा, और नॉर्मल वेक्टर ही सेंटर से पास करता है। एग्री करते हैं। वेलोसिटी बेटे यहां पर आ रही है, तो ये हो गया टेंजेंट टू द पाथ। और देखो मैग्नेटिक फोर्स देखिए वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलरली आ रहा है। अरे भाई प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर v और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी आपने हुई है। इसका मतलब जो डायरेक्शन इसकी होगी इस बार वही इसको मिलेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर v और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो डेफिनेटली वेक्टर v के परपेंडिकुलर है। मतलब ये सेंटर लाइन से पास कर रहा है, और जो भी फोर्स सेंटर लाइन से पास करेगा वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है ये? यस। और ये देखिए, ये जहां फोर्स लगेगा टर्निंग भी इसकी इधर ही होगी, तो ये इस तरह से कुछ ये सर्कुलर मोशन करेगा। ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये देखो बेटे, ये जो है ये टूवर्ड द सेंटर लाइन, ये यहीं कहीं पर इसका सर्कुलर का सेंटर भी आएगा। और जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो गई आपकी F मैग्नेटिक विच इज QVB sin 90। क्लियर हुआ। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो बेटे होता है वो बराबर होता है mv²/r या m⍵²r। चलिए ठीक है ना। तो पहली बात तो क्लियर हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस बार ये आ गया। ठीक है। नाउ हमारा इसके अंदर एक हेडिंग बनती है, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, फॉर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। हमको सर्कुलर जो पाथ है उसकी रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है भाई। तुमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो बेटे होता है उसको हम इक्वल कर देंगे mv²/r के। क्लियर हुआ? दैट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स QVB हो गया, और मैंने इसको इक्वल किया mv²/r, v से एक भी कैंसिल कर गया। जरा देखिए, यहां से हमारे पास में रेडियस आ गई r, कितना आ गया? mv
अपॉन क्यू बी आया, कितना आ गया एम वी अपॉन क्यू बी। ये हमारे पास में रेडियस का पहला फॉर्म आ गया। हाँ, इसको बेटे हम लोग बहुत सारी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखिए, ये जो आर हमारे पास आया हुआ है एम इंटू वी अपॉन क्यू बी, ठीक है बेटे, एम इंटू वी को मैं ले सकता हूं मोमेंटम पी अपॉन क्यू बी, एक ही बात है, बिकॉज पी स्टैंड्स फॉर क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसके बाद बच्चे तो ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि मैकेनिक्स में कर रखा हमने हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, मतलब हम उसको हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। अब देखो P यहां से कितना आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर वुड ऑफ 2m इंटू के। क्लियर हुआ? तो मैं लिख सकता हूं अंडर वुड ऑफ कितना आ गया, ट्वाइस m इंटू के, वेयर K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, हैं क्यों बच्चों? अच्छा, इसके बाद देखो, देखिए एक फार्मूला हमारा और बन जाएगा। क्या बन जाएगा जरा समझिएगा। देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि हमको पता है कि वर्डन इक्वल्स टू बेटे होता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर है ये? अच्छा अब बच्चों, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को फ्रॉम रेस्ट, मैंने क्या बोला, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सीलरेट कराया जाए, ये समझिए, इसे मान लीजिए, सपोज करिए ये जो चार्ज पार्टिकल था ये कुछ यहां से, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से सपोज करिए, या ये एक चार्ज पार्टिकल है, वो यहां से स्टार्ट हुआ और विद इनिशियल स्पीड 0, और यहाँ के बीच में मैंने कैपिटल V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ऐसे अप्लाई किया हुआ है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम जब ये फाइनली इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना जा रहा होगा, उस टाइम पर उसके पास कितनी वेलोसिटी है हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? या कितनी काइनेटिक एनर्जी है हम उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो K इनिशियल 0 हो गया, तो K फाइनल को मैं K लिखूंगा, और वर्डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन एज Q मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज मैंने पॉजिटिव माना हुआ है, तो ये आ गया। तो यहां से हम K को लिख सकते हैं बेटे, कितना लिख सकते हैं, Q इंटू V लिख सकते हैं। एग्री करते हैं? ठीक है ना? तो K को अगर हम लिखेंगे Q इंटू V लिखेंगे, तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 2m Q इंटू V अपॉन क्यू बी। क्लियर है ये? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी अलग कर लीजिए, और 2m इंटू वी, और ये अंदर जब जाएगा तो बनेगा क्यू स्क्वायर, से एक क्यू कैंसिल करेगा, तो हमारे पास एक फॉर्म और आ गई, 1 अपॉन बी टाइम्स रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू कैपिटल V अपॉन क्यू। ये हमारे पास में रेडियस की वेरियस फॉर्म्स आ गई। अब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि बेसिकली हमें इतने में से किन फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। अगर वो देखिए फर्क है, v स्मॉल v बेटे स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल है, क्लियर है, p लीनियर मोमेंटम है, आप नोट कर सकते हैं, k स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, और v जो है वो कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। q क्या है? चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो कैपिटल V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखिएगा, स्मॉल v इज स्पीड। अब उसने अगर बोला भाई कि चार्ज पार्टिकल को हमने इनिशियली रेस्ट से पहले v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सीलरेट कराया, फिर वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंट्री कर रहा है, कितना उसका रेडियस आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में p के लीनियर मोमेंटम से राइट एंगल पे एंट्री कर रहा है, कितना उसका रेडियस आएगी, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर काइनेटिक एनर्जी k से एंट्री कर रहा है, उसका चार्ज q है, कितना रेडियस आएगा, मैं इसकी बात करूंगा। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली v की स्पीड से एंट्री कर रहा है, तो r बेटे mv अपॉन qv अप्लाई करूंगा। तो डिपेंड करता है कि क्या हमको डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली इतने सारे फार्मूले में से हम किसी एक फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक हमने अपना एम पूरा कर लिया। अब यहीं पर बेटे एक एम और बनता है, ये तो हमारे पास में आ गया वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेडियस, जो हम लोगों ने क्लियर करना था, और ये हमारा से इक्वेशन नंबर मैंने इसको 3 लिख दिया। ठीक है, नाउ इसके बाद में देखिए बेटे एक बात तो क्लियर हो गया कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन बेटे हो रहा है यूसीएम,
और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक चक्कर लगाने का टाइम उसका फिक्स होगा, उतने ही टाइम में अगला चक्कर लगाएगा, उतने टाइम में नेक्स्ट चक्कर लगाएगा, मतलब हम उसके टाइम पीरियड को डिफाइन कर सकते हैं। यस, तो क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, क्लियर। टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। बच्चों अभी देखा था हम लोगों ने कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंट्री करता है तो पाथ आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसमें जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्लियर, वो बराबर आता है मैग्नेटिक फोर्स के, और उसकी वैल्यू आती है QVB इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स QVB sin 90। अब की बार मेरे को फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो हम इसको लिखेंगे m हो गया मास ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और ये हो गया QVB। सही है बच्चों, चेक करो। अब बच्चे देखो, देखिए ध्यान दीजिएगा, m ओमेगा स्क्वायर r हमने पढ़ा हुआ है mv अपॉन QB, अभी किया था हम लोगों ने, ये आ गया QVB। ठीक है, क्लियर है बेटे। देखो यार, यहां से एक तो v से एक v कैंसिल करेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, Q स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन m इंटू m इज m स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा हमारे पास में आ गया Q इंटू B बाई m। ओमेगा हमने पढ़ा हुआ बेटे है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T आ गया, कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन QB। ये हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया, टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गई, हमने टाइम पीरियड निकाला। एग्री करते हैं? ठीक है। अच्छा, अगर हम टाइम पीरियड का बच्चे रेसिप्रोकल करेंगे तो हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। क्यों बच्चों, खुद देखिए, अगर हमने टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करा तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यहां से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो लिखते हैं यहां, अब मैं इसके आगे ऐड करता हूं, ठीक है ना। सो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से लिखते हैं 1 अपॉन टी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी बेटे आ गई, इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया, Q इंटू बी अपॉन 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी को n से लिखिए या f से लिखिए, न्यू से लिखिए। फ्रीक्वेंसी सिंबल कुछ लोग n लिखते हैं, कुछ लोग f लिखते हैं, कुछ लोग न्यू लिखते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है वो। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन नंबर 5। हाँ, दिस फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और हम इसी को बोल देते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मैग्नेटिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर बोलता है कि बताइए कि रेजोनेटिंग रेजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेम आंसर आ गया QB अपॉन 2 पाई m। वो हमसे बोले भाई कि बताइए कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेम आंसर आ गया QB अपॉन 2 पाई m। तो ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस किया। बच्चों, रेडियस और टाइम पीरियड के तो फार्मूले हम लोगों ने कर लिए, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी कर लिया, और कुछ ये ऐसे आए थे। अब बच्चों, अगर आप नोटिस करें तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को अगर आप ऑब्जर्व करें, इक्वेशन नंबर 4 टाइम पीरियड की इक्वेशन है, उस पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इक्वेशन नंबर 5 उसकी फ्रीक्वेंसी है, रेसिप्रोकल टाइम पीरियड। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप बहुत माइन्यूटली, बहुत केयरफुली वॉच करें तो आप क्या पाएंगे, बोथ इक्वेशंस 4 and 5 आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड v of the charge particle as well as
द रेडियस ऑफ आर ऑफ द सर्कुलर पाथ। दोनों इक्वेशन स्पीड v और रेडियस r ऑफ सर्कुलर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। क्लियर हुआ ये? इसका मतलब ये हो गया कि जो टाइम, एक पूरा पूरा चक्कर लगाने का जो टाइम होगा, टाइम पीरियड, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो चार्ज पार्टिकल उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितनी कम स्पीड से कितनी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। टाइम पीरियड जो आएगा, एक पार्टिकल जिसका मास m है वही पार्टिकल होना चाहिए। पार्टिकल उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक बार धीमे से थ्रो किया, क्लियर हुआ, एक बार बहुत तेजी से थ्रो कर दिया, दोनों केस में वो एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम सेम लेगा इन दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंगली। लेकिन आपके मन में एक बात आ रही होगी कि भाई ठीक है भाई, वी नो R इक्वल टू mv अपॉन QB। अगर स्पीड को मैं, मान लीजिए ये R है रेडियस, ऐसा इस स्पीड v पर, अब मैंने मान लीजिए स्पीड को बढ़ा दिया तो नेचुरली क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगी। अब रेडियस बढ़ जाएगी तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ, तो पार्टिकल तेज तो भागेगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसको उतना ही पाथ पहले ट्रेवल करना होता कम स्पीड से, और मैं स्पीड को बढ़ाता और रेडियस में कोई चेंज ना अगर आता, तो उतना ही पाथ अब जल्दी थोड़ा फास्ट ट्रेवल करना होगा, तो नेचुरली वो कम टाइम में अपना वो सर्कुलर पाथ कर लेगा। लेकिन जैसे मैंने स्पीड को बढ़ाया तो करस्पॉन्डिंगली रेडियस भी इंक्रीज कर गई, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी इसको ज्यादा स्पीड से, कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी कम स्पीड से, सो दैट एक कंप्लीट चक्कर का टाइम दोनों केस में सेम आए। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने नोट का जो पहला पॉइंट है वो बच्चे मैंने यही बताया हुआ है कि फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 5 इट इज क्लियर दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड v एंड रेडियस r, स्पीड v एंड रेडियस r ऑफ द सर्कुलर पाथ। हाँ, इफ पार्टिकल मूव फास्टर, अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा देंगे, द रेडियस इज लार्ज, r भी बढ़ जाएगा, दैट मीन्स पार्टिकल हैज टू मूव अ लार्ज डिस्टेंस, अब उसको ज्यादा सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी टू कंप्लीट द सर्कल, सो दैट कि टाइम टेकन इज सेम फॉर बोथ केसेस। क्लियर है ये? इसलिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेडियस r पे, स्पीड v पे डिपेंड नहीं करती है। बच्चों, नोट का सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले बोल रखा हुआ है कि ये पूरा चैप्टर ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली इसका जो केस नंबर 2 होता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड केस बहुत ज्यादा खास होता है। इसके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों सुनिए, ऐसे मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ऐसे डॉट बनाई, क्या लिखा है मैं बताता हूं। डॉट का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है। और ये मैंने यूनिफॉर्म बनाया हुआ है, आप गैप थोड़ा मुझसे चेंज हो गया, आप गैप सेम एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए बच्चों, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉर्मली इसको लेते हैं हम लोग हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और एक्स क्रॉस वाई बाहर की तरफ, ये बेटे हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस, और आउटवर्ड को शो करते हैं डॉट से, ठीक है। अब मैंने चार्ज पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज को, या मैं इस बार एक काम करता हूं, मैं इस बार माइनस क्यू के चार्ज को, देखो समझो, माइनस क्यू के चार्ज को v की स्पीड से यहां पर थ्रो करता हूं। पहली बात तो ये वेलोसिटी प्लेन ऑफ बोर्ड पे है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया, तो पाथ तो सर्कुलर आएगा। अब इसकी सर्कुलर टर्निंग किधर होगी, देखते हैं जहां पर फोर्स आएगा, बिकॉज हमको पता है इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल आता है। v क्रॉस b, देखो v ऐसे करेंगे तो b अंदर जा पाएगा, जबकि एक्चुअल b बाहर की तरफ है, तो देखो ऐसे एरो मैंने ऐसे रखा है, b बाहर है, थंब आ गया नीचे की तरफ। लेकिन ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट आएगी, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब सेंटर इसका ऊपर की तरफ होगा, तो ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से सर्कुलर टर्न करेगा। एग्री करते हैं? ठीक है बेटे, देखो जो सर्कुलर मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन है ना, ये 2D मोशन होता है, तो बेसिकली ये एक प्लेन में कवर अप होगा। अब सर्कल का प्लेन अगर आप देखेंगे तो सर्कल का जो प्लेन बन रहा है, देखिए सर्कुलर मोशन इसी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी और दूर तक होंगी तो ये ऐसे पूरा घूमेगा, तो बेसिकली जो सर्कुलर मोशन कंप्लीट सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल आर्क जो बन रहा है
वो देखिए वो एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, जेड की तरफ है। तो हमने क्या सीखा कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसका प्लेन हमेशा हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मतलब देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में थी तो मतलब जेड के अलावा क्या बच गया, एक्स वाई, तो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग थी तो पार्टिकल जेड एक्स प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो पार्टिकल वाई जेड प्लेन पे सर्कुलर मोशन करेगा। ये लिखा हुआ है ये कि द प्लेन ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो सर्कल का प्लेन होगा वो हमेशा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब बच्चों देखिए ये एक एग्जाम्पल है बेसिकली कि उनको न्यूमेरिकल नहीं है, मैंने इसलिए डाल रखा है ताकि आपका थ्योरी और भी इंप्रूव हो जाए। ये बेसिकली जो एग्जाम्पल है वो थ्योरी को क्लियर करने के लिए आपका है। ठीक है, देखते हैं क्या एग्जाम्पल है ये। क्या बोला गया, अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये केवल आपकी थ्योरी को ही इंप्रूव करेगा। ठीक है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर अ रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। इन सब की वेलोसिटीज इक्वल हैं। ठीक है ना, इक्वल इस वेलोसिटी से एंटर करा। द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द इनवर्ड नॉर्मल, देखो अंदर की तरफ है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। द ट्रैक्स ऑफ द पार्टिकल्स आर लेबल्ड इन फिगर एज ए बी सी एंड डी। ये ए बी सी डी ये ट्रैक बने हुए हैं। मार्क द पार्टिकल इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रैक्स। कौन सा पार्टिकल किस ट्रैक को फॉलो करेगा ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं है, और हमको पता है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल जो आता है उसका मैग्नीट्यूड आता हमारे पास में क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चे जब क्यू ही जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ गया। मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ गया मतलब नो टर्निंग। तो न्यूट्रॉन जो होगा वो बिना टर्न करे हुए चला जाएगा। तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि जो ये ट्रैक सी है ये बेसिकली न्यूट्रॉन एन के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा अब बच्चों v क्रॉस b निकालो पहले, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। देखिए सब लोग यहीं से एंट्री कर रहे हैं, मींस वेलोसिटी वेक्टर हर एक का ऐसे होगा v, और b कहां पर देखिए अंदर की तरफ है। तो देखिए v क्रॉस b, देखो थंब इधर आया। तो जो प्लस चार्ज होंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के अलॉन्ग आएगी, v क्रॉस b के अलॉन्ग। तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं क्लियर, वो उनका सर्कुलर जो मोशन में होगा उसका सेंटर बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर लगता है, बिकॉज v और b के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है। तो जो टर्निंग होगी वो बेसिकली सर्कुलर पाथ में होगी। तो v क्रॉस b, तो प्लस चार्ज होंगे जो भी होंगे उनका सेंटर इस तरफ आएगा, तो सर्कुलर मोशन वो इस तरफ करेंगे। तो A और B ये प्लस चार्ज वाले हैं। अब प्लस चार्ज वाला प्रोटॉन भी है और प्लस चार्ज वाला अल्फा पार्टिकल भी है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि A और B में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो V क्रॉस B के अपोजिट फोर्स जहां पर आएगा वही सेंटर होगा। तो ये इधर की तरफ टर्न करेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया बेटे, D जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो बेटे A और B दोनों ही प्लस चार्ज वाले हैं, लेकिन फर्क है रेडियस की बात करें। देखो अगर हम A को कंप्लीट करते हैं, A को अगर हम कंप्लीट करें तो देखिए A छोटा बनाएगा सर्कल, और जो B को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो B का सर्कल बड़ा बनेगा। जो लेस कर्व्ड, जो धीमे धीमे कर्व्ड कर रहा है उसका बड़ा बनेगा सर, जो मोर कर्व्ड होगा उसका छोटा बनेगा रेडियस। एग्री करते हैं, सिंपल ऐसे देखा जाता है। तो अगर आप देखें तो यहीं से देखिए रेडियस ऑफ A और रेडियस ऑफ B में क्या हो गया, रेडियस ऑफ A इज लेस देन दैट ऑफ B। और बच्चे इस बार R का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीड वाला। क्यों? बिकॉज साफ साफ लिखा रखा हुआ है, देखिए विद इक्वल वेलोसिटी ये एंटर कर रहे हैं। तो R का फॉर्मूला चलेगा mv/qb। रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन तो ये आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। सही है, क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। v सब में सेम चलेगा E इंटू बी। ठीक है, और अगर हम रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर आ गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्पीड सबकी सेम है। चार्ज बेटे होता है अल्फा पर 2 इंटू ई होता है,
और यूनिफॉर्म फील्ड बी है। आप अगर देखें तो आर ऑफ अल्फा बटे आ गया 2mp इंटू वी अपॉन ई बी, और mp इंटू वी अपॉन ई बी जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है ट्वाइस द रेडियस ऑफ प्रोटॉन। सही है। तो जिसका रेडियस देखो ज्यादा है, अल्फा का रेडियस ज्यादा है और ज्यादा है बी वाले का, ए का कम है, तो ए जो हो गया बटे वो क्या हो गया है इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, और बी वाला हो गया अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है तो वो तो पहले से देख लिया हमने कि उसके उस पर का जो फोर्स आएगा वो v क्रॉस बी के अपोजिट आएगा। तो इस तरह से हम रेडियस से भी अगर कोई भी सेम चार्ज के पार्टिकल्स भी अगर अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसमें भी रेडियस की में डिफरेंस को देख करके हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल किस ट्रैक पे आएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये हमने एग्जांपल क्लियर किया, इसके थ्रू आपकी थ्योरी और भी इंप्रूव हो जाएगी। बच्चों केस 3 पे आते हैं, 3 केस बनते हैं, लास्ट केस पे आते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का लास्ट केस कर रहा हूं मैं। देखिए when charge particle enter the magnetic field, obvious सी बात है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन। अब एनी डायरेक्शन का मतलब हो गया जो केस हम पहले कर चुके हैं, मतलब पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं होना चाहिए। उस केस का तो हम देख चुके हैं कि कब हमारा आंसर कैसा पाथ बनता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, मतलब अगर एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ना जीरो है, ना पैरेलल है, ना 180 है, ना एंटी पैरेलल एंट्री हो रही है, ना 90 है, ना परपेंडिकुलर एंट्री हो रही है, अगर इसके अलावा कोई और एंगल बन रहा है वेक्टर v और वेक्टर b के बीच में, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ आता है वो होता है हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच। अब ये पिच क्या है मैं बताऊंगा। हेलिकल पाथ क्या होता है, आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दीजिए, दूसरे एंड को, फ्री एंड को आप पुल करिए, खींचिए, तो जिस तरह से स्प्रिंग शेप ले लेती है उसी को बोलते हैं हेलिक्स। क्लियर हुआ ये? तो हेलिकल पाथ बनता है ये, एग्री करते हैं? ठीक है, हम जरा समझने की ट्राई करेंगे। तो पहली बात तो इन दिस केस द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच। क्लियर हुआ ये? इसको हमने डबल लाइन किया। अब पिच का मीनिंग क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो बच्चों, ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रखी है। ठीक है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस बनी हुई हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बता रहा है। अब चार्ज पार्टिकल इस बार से किसी एंगल थीटा पे, जो एंगल इस रेंज में नहीं है, यहां पर एंट्री कर रहा है से ऐसे। इस बार वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल थीटा है। बच्चों इस v को हम ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक हो गया v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू v cos थीटा आ रही है। देखिए जरूरी नहीं है कि वैल्यू v cos थीटा है, अगर थीटा में हमको एग्जामिनर ने कभी भी ऐसा भी कर देता है कि यहां से एंगल थीटा कर देगा तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बेसिकली v को ब्रेक किया v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर वो वाला कंपोनेंट हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और अपने इस डायग्राम में इसकी वैल्यू v sin थीटा आ रही है। बच्चों v cos थीटा, अगर हम इसको, जो काम अकेले v कर रहा था, अब वही रिजल्ट v पैरेलल और v परपेंडिकुलर मिलके देंगे। v पैरेलल अगर चार्ज पार्टिकल, केवल आप इसको देखिए तो इस बार ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली पाथ आना चाहिए अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन, और ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और इसके अकॉर्डिंगली पाथ होना चाहिए सर्कुलर, तो सर्कुलर भी बनेगा, साथ में आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन, मतलब आगे भी जाएगा। यस, देखिए, और सर्कल का सेंटर कहां पर होगा, अगर हम चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव एज्यूम कर लें, क्लियर है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू एज्यूम कर लें, इसका मास अगर हम m ले लें, तो देखिए ये इसके हिसाब से v परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंगली पाथ आना चाहिए सर्कुलर, तो v क्रॉस b, देखो b अंदर जा पाएगा, देखिए b इधर की तरफ है v, तो ये गलत है, चेक करिए, ये बना v और b आगे की तरफ है, तो थंब अंदर गया, तो इसका मतलब प्लस चार्ज जो होगा पहले अंदर जाएगा, ऐसे यहां से अंदर जाएगा और बाहर, लेकिन यहां पर नहीं आ पाएगा, इतने टाइम में ही ये v पैरेलल इसको आगे भी ले जाएगा, तो इस तरह से ये पाथ बनाएगा, हेलिकल पाथ बनेगा। एग्री करते हैं? तो ये जो पार्टिकल बेटे होगा ये कुछ इस तरह से, पहले ये अंदर आएगा फिर ये बाहर आएगा, यस, तो कुछ ये इस तरह का ये पाथ बनेगा
और इसी को बोलते हैं हम लोग हेलिकल पाथ, हेलिक्स। क्लियर हुआ ये? ठीक है। अच्छा, अब बच्चे इसमें दो चीज डिफाइन करनी पड़ती हैं। पहले निकालते हैं टू ऑब्टेन द रेडियस ऑफ हेलिक्स। हमें हेलिक्स की रेडियस, बिकॉज हेलिकल मोशन सर्कुलर मोशन है, प्लस वो आगे की तरफ ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो बेसिकली रेडियस भी पार्ट होगा। रेडियस डिफाइंड होगी वी परपेंडिकुलर से, और जो आगे की तरफ ड्रिफ्टिंग होगी वो डिफाइंड होगी वी पैरेलल से। ठीक है, तो टू ऑब्टेन द रेडियस ऑफ हेलिक्स, तो हमको पता है बेटे आर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। बस वी कौन सा, वी परपेंडिकुलर, वो वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास में आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब देखो देखिए एम इज एम, वी परपेंडिकुलर वो वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था वो आ गया वी साइन थीटा। एग्री करते हैं बच्चे हैं? अपॉन क्यू इंटू बी, ये हमारे पास में रेडियस ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों इसकी वेरियस फॉर्म बन सकती हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा। इसको लिखूंगा पी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, पी को लिखूंगा √2m_k अपॉन क्यू बी, क्यू को लिखो, के को लिखूंगा क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारी फॉर्म बन जाएंगी, वो आप लोग देख लेंगे। ये हमारे पास बेटे रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया ये होगा 2πm/qb। क्यों? बिकॉज टाइम पीरियड तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है कि भाई चाहे स्पीड v हो, चाहे v परपेंडिकुलर हो, v साइन हो, v कॉस, मैटर नहीं करने वाला है। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो टाइम पीरियड जो बेटे आएगा वो यही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। एग्री करते हैं? नाउ बेटा इसमें एक हेडिंग और डिफाइंड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पिच, पिच ऑफ हेलिक्स। ये होता क्या है पहले समझिए। एक पूरे चक्कर में देखिए, अगर v पैरेलल ना होता तो केवल देखो ए जब भी दोबारा यहां पर आता मैं बोलता ये हो गया वन टाइम पीरियड, बट लेकिन वन टाइम पीरियड में कुछ v पैरेलल इसको आगे की तरफ ले जाएगा। देखिए जिस लेवल पे था, जब वो अगेन उसी लेवल पे आएगा तो बोलूंगा एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जितना वो ट्रेवल कर जाता है उसको बोलते हैं पिच। तो पिच क्या है? इट इज डिफाइंड as the distance traveled by the charge particle it is defined as the distance traveled by the charge particle in full rotation। एक पूरे चक्कर में, क्लियर हुआ? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। नहीं, इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जरा बेटर रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल कहां पर? अलोंग द, यस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्लियर हुआ, इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड, वन फुल रोटेशन, एक ही मीनिंग है, इन वन टाइम पीरियड। क्लियर हुआ? ये इसको बोलते हैं पिच। क्लियर हुआ? अब बच्चे मेरे को पिच की वैल्यू को निकालना है, तो टू ऑब्टेन द पिच ऑफ हेलिक्स, टू ऑब्टेन द पिच ऑफ हेलिक्स, हमें हेलिकल जो पाथ बना हुआ है उसकी पिच को फाइंड करना है। तो बच्चों पिच क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, क्लियर हुआ, इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, एग्री करते हैं बेटे? यूजिंग फार्मूला S = ut + ½ at²। देखो ऐसे निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों एक्सीलरेशन, हाँ, और एक यूजिंग फॉर्मूला ये वाला कहां पर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग कितना ट्रेवल किया वो निकालना है। मैग्नेटिक, ये बताइए, ये अब अलोंग द, इसका कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटे ये वाला आ रहा है,
और इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इन्वॉल्व हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी भी अनचेंज, डायरेक्शन भी अनचेंज, तो एक्सीलरेशन बेटे 0 आ गया along the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इसके हिसाब से टर्निंग होगी तो इसके अकॉर्डिंगली एक्सीलरेशन आएगा, वो आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लेकिन v पैरेलल देखो, देखिए इसके अकॉर्डिंगली केवल पार्टिकल आगे की तरफ ही जा रहा है, ये आगे लेके जा रहा है, तो इसमें नो चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है। हमको केवल अलोंग द फील्ड निकालना है, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन तो इसलिए नहीं आ रहा है। अब देखिए बेटे डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम लोग, ये निकालना हमको है, ये पिच हो गया, कितनी स्पीड है, v पैरेलल है, और टाइम कितना है, टाइम पीरियड। v पैरेलल की वैल्यू v cos थीटा आ गई, और t जो बेटे होता है 2 पाई m बाई क्यू बी आएगा, वो डिपेंड ही नहीं करता है स्पीड एंड रेडियस ऑफ सर्कल पे। तो बच्चे हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 पाई एम वी कॉस ऑफ थीटा अपॉन क्यू इंटू बी, ये हमारे पास पिच ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बच्चों ये? हाँ, अब इसकी वेरियस फॉर्म बन सकती हैं। एम वी को लिखूंगा पी को लिखूंगा √2m k स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, k इक्वल टू क्यू इंटू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी वेरियस फॉर्म्स आ जाएंगी, तो हम लोगों को वो नहीं डिस्कस करना है। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बन गया। क्लियर बच्चों ये? तो इस तरह से हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड केस ईच एंड एवरी केस कर लिया। बच्चों अब डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या होता है देखते हैं। ठीक है, लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या है कि टोटल, मैं लिख देता हूं उसको, नोट करता हूं, आप भी साथ से नोट करते रहिए। टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, electromagnetic force means electric force as well as magnetic force. So total electromagnetic force acting on a charged particle, acting on a charged particle moving in electromagnetic field, electromagnetic field, total electromagnetic force, total electric as well as magnetic force, total electromagnetic force acting on a charged particle moving in electromagnetic field is defined as Lorentz force. Is defined as Lorentz force. अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। क्लियर हुआ ये? तुम कह सकते हैं सो F Lorentz, this is equals to the vector sum of electric force and magnetic force. Clear है ये? अब बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन या मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज Q इंटू E, पहले कर चुके हैं। और व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव विथ सम वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B, then it experience a magnetic force given as Q equals to F equals to Q into V cross B। तो ये बेटे हमारे पास में टोटल लॉरेंज फोर्स आ गया। Q मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इसकी एक फॉर्म बन गई E प्लस V क्रॉस B। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि Q टाइम्स वेक्टर E माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। शायद क्लियर हो गया होगा, बिकॉज वी नो, ये मैंने कैसे किया इसको, बिकॉज वी नो A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A। अगर A क्रॉस B की जगह पर मैं लिख दूं B क्रॉस A कर दूंगा,
तो जब माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा, मैंने भाई किया, v क्रॉस b को मैं लिख सकता हूं माइनस b क्रॉस v, तो माइनस b क्रॉस v लिख दूंगा, तो ये प्लस से बन जाएगा माइनस। तो ये ओवरऑल हमारे पास में नेट लॉरेंज फोर्स का फार्मूला आ गया। याद करने की नीड नहीं है, केवल हमने क्लियर किया कि बेसिकली क्या है, इट इज अ कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी को बोलते हैं।